हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले करेंगे आज ये दो मेथड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। 6 मार्क का क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। ये सारे क्वेश्चंस इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें से जितने भी टाइप्स मैं करा सकता हूं आपको कराऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ दो मेथड, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक साथ आता है। इनकम एक्सपेंडिचर मिला के क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का, जो कि एक साथ आते हैं ज्यादातर। तो इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों के दोनों मेथड आज हम करेंगे। सबसे पहले इनकम मेथड, उसके कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड, फिर उसके कुछ। फिर आप प्रैक्टिस करना इनकम एक्सपेंडिचर की आराम से, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चंस कर। उसके बाद आएंगे हम वैल्यू एडेड मेथड पे, कोई जल्दबाजी नहीं। तो बेटा वैल्यू एडेड मेथड तो हमारा बिल्कुल लास्ट में होगा। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड हो या वैल्यू एडेड मेथड हो, तीनों ही मेथड को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए बेटा कन्वर्जन। हमने 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़े थे दोस्तों। 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जहां पे आपने सीखा था कि जीडीपी एमपी, उसके अलावा 7 एग्रीगेट और थे बेटा। जीडीपी एफसी, उसके अलावा एनडीपी एमपी, उसके अलावा एनडीपी एफसी। ये 4 आपके डोमेस्टिक एग्रीगेट्स और 4 आपके नेशनल एग्रीगेट्स थे बेटा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके अलावा आपने पढ़ा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन 8 एग्रीगेट्स को आपस में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए दोस्तों। किसी भी एग्रीगेट को किसी भी एग्रीगेट से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन के बिना आप इनकम एक्सपेंडिचर मेथड हो या वैल्यू एडेड हो, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो है, इसको करने में बहुत प्रॉब्लम आती है बेटा। तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अगर नहीं आता तो एक बार फिर से क्लास देखो, फिर उसके बाद इस मेथड को शुरू करना है, इनकम मेथड। पर फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा बेटा कि ग्रॉस को नेट में आप कैसे कन्वर्ट करते थे। आप ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, इसको माइनस करते थे तो आपको नेट मिलता था। नेट में प्लस करते थे डेप्रीशिएशन तो आपको ग्रॉस मिलता था। डोमेस्टिक में आप एनएफआईए प्लस करते थे तो आपको नेशनल मिलता था। नेशनल से आप माइनस करते थे एनएफआईए को तो आपको डोमेस्टिक मिलता था। ऐसे ही मार्केट प्राइस में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते थे तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिलता था। और फैक्टर कॉस्ट में आप एनआईटी प्लस करते थे तो आपको मार्केट प्राइस मिलता था। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे का टॉपिक नहीं होता। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा इनकम मैथड। इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड, दो मैथड आप करेंगे। दोनों ही मैथड को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। थ्योरी हम कर चुके हैं, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। तो जब भी आपको 6 नंबर में क्वेश्चन आए कि फाइंड आउट नेशनल इनकम, फाइंड आउट जीडीपी एमपी, कुछ भी आपको निकालने को दे सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको डोमेस्टिक इनकम ही निकालनी है, क्योंकि इनकम मैथड जो मैं पढ़ाऊंगा आपको आज, उसमें जो भी कंपोनेंट्स मैं आपको ऐड करने को बोलूंगा, वो सारे ऐड करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कुछ भी निकालना हो उससे पहले आपको डोमेस्टिक इनकम पे तो आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि इनकम मेथड देगा ही आपको डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या थी दोस्तों? एनडीपीएफसी को बोलते थे आप डोमेस्टिक इनकम। तो इनकम मेथड आपको सबसे पहले एनडीपीएफसी देगा, उसके बाद आप जो मर्जी निकालो, आप जिसका मर्जी कन्वर्जन करो, आपको पहले डोमेस्टिक इनकम ही निकालनी पड़ेगी। इनकम मेथड आपको देगा ही डोमेस्टिक इनकम। अब सर ये बता दो कि इनकम मेथड में ऐड क्या करना है फटाफट से। बेटा जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से बताऊंगा। न्यूमेरिकल में कुछ भी लिखा आ जाए, फाइंड आउट नेशनल इनकम, फाइंड आउट जीएनपीएमपी, फाइंड आउट जीडीपीएमपी, एनीथिंग व्हाटएवर, सबसे पहले आपको
इनकम मेथड के कंपोनेंट्स सिर्फ 3 कंपोनेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को प्लस करना, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक इनकम आने के बाद जो मर्जी आप निकालो, तो सबसे पहले सीखो कि इनकम मेथड में ऐड क्या क्या करना। बहुत ही आसान तरीका बेटा, देखना, बहुत ही आसान। सबसे पहले पहला कंपोनेंट आप क्वेश्चन में ढूंढोगे, आपको बोल रहा है मान लो फाइंड आउट जीएनपीएनपी, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट जीएनपीएनपी थ्रू इनकम मेथड। इतना बोल दिया क्वेश्चन है, इनकम मेथड से निकालो। आप सीधा ये नहीं निकालेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे एनडीपीएफसी, और उसके लिए सबसे पहला कंपोनेंट ढूंढेंगे आप क्वेश्चन में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ना दिया हो तो इसका एक अल्टरनेट नेम है इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज, इसके नाम से दिया हो सकता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या फिर इमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज नॉट एम्प्लॉयर। कंपनसेशन वेजेस या सैलरीज अगर एम्प्लॉयज को मिल रहे हैं वो कंपनसेशन है, बदले में वो सर्विसेज दे रहे हैं, फैक्टर इनकम है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया होता, इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज के नाम से भी कुछ नहीं दिया होता, तो जाके आप उसके सब पार्ट्स यानी कि वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी आप ढूंढोगे इन कैश या फिर काइंड। काइंड समझते हो, कैश के अलावा अदर कुछ चीजें देते उसे हम काइंड, वो आपको दे रखा होगा, आप प्लस कर दो। सबसे पहले कंपनसेशन ढूंढना, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं मिल रहा तो उसके पार्ट्स ढूंढना। एक सब पार्ट और है, दूसरा सब पार्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। बेटा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होती हैं? कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड स्कीम, इनमें पैसा डाल देता है। इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन अगर है एम्प्लॉयज के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, आपको इसी नाम से दिया होगा और कोई नाम नहीं दिया होगा, ये भी एक तरह से कंपनसेशन है एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसके लिए? साफ साफ लिखा है फॉर एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज की कंपनसेशन है, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तभी उनको मिल रहा है, फैक्टर इनकम। इन दोनों सब पार्ट्स को प्लस करने के बाद ए प्लस बी आपको मिलता है कंपनसेशन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन भी दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज भी दिया हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, सर आपको सिर्फ कंपनसेशन लेना है, काम खत्म। आपको मेन हेड लेना है, सब पार्ट से मतलब नहीं। जब मेन हेड गिवन है तो क्या काम सब पार्ट्स का, अगर मेन हेड नहीं दिया तो आप सब पार्ट्स को प्लस करेंगे, फिर आपको अपने आप मेन हेड मिल जाता है। समझ में आ गया बेटा? आपको कंपनसेशन में एम्प्लॉय ढूंढना है, नहीं दिया हुआ, इमोल्यूमेंट्स के नाम से दिया होगा, वो भी नहीं दिया हुआ, तो सब पार्ट्स को प्लस करना है, सब पार्ट्स भी हैं, मेन हेड भी है, फिर सिर्फ मेन हेड लो, काम खत्म हो गया। ये हो गया आपका पहला पहला कंपोनेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें बात करी हमने वेजेस और सैलरीज की, टैक्स। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आप क्वेश्चन में ढूंढोगे बेटा जी, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या ढूंढोगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में अगर दिया हो तो बल्ले बल्ले है, कुछ भी नहीं लेना उसके। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ, तो इसके भी सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप ढूंढोगे बेटा जी रेंट, सिर्फ रेंट के नाम से होगा, ये लेना है। रेंट के बाद ढूंढोगे बेटा इंटरेस्ट, मिल जाएगा, ऐड कर देना। उसके बाद प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और लास्ट में रॉयल्टी। ये बहुत कम दिया होता है, रॉयल्टी लाइफ टाइम मिलती रहती है, एक बार काम करना होता है, रॉयल्टी। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये चारों चीज ढूंढनी है। इन चारों को प्लस करके आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है और रेंट इंटरेस्ट में से कुछ दो कंपोनेंट या चारों ही दिए हुए हैं, फिर भी हमें चारों से मतलब नहीं है, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस है, बात खत्म। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो इन चारों को हमने प्लस करना है, तीन दे हो तो तीन को प्लस करना है, दो दे हो दो को प्लस करना है।
समझ में आ रहा है? अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसी कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात कान लगा के सुनना, अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ बेटा, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, देखो मेन हेड तो दिया ही नहीं हुआ, मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन ही नहीं है, और रेंट दिया ले लिया, इंटरेस्ट दिया ले लिया, रॉयल्टी दिया ले ली, प्रॉफिट नहीं दिखा। अब प्रॉफिट के भी सब पार्ट्स हैं, वो क्या है? प्रॉफिट या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बोलते हैं बेटा डिविडेंड, जो शेयर्स पे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को। उसके अलावा एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम जानते हैं रिटेन अर्निंग्स के नाम से, जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पास रख लिया, दैट इज रिटेन अर्निंग। या फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स के नाम से आपको ये दिया होता है। ये तीनों एक ही चीज है, कॉर्पोरेट सेविंग्स, रिटेन अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, एक डिविडेंड अलग हो गया। तीसरा सब पार्ट प्रॉफिट का, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर टैक्स ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट टैक्स उल्टा सीधा करके एक ही दिया हुआ है, टैक्स ऑन प्रॉफिट या कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है। कंपनी को जो प्रॉफिट हुए, उस प्रॉफिट के तीन हिस्से हो गए, कुछ टैक्स के रूप में चला गया गवर्नमेंट को, है तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कुछ कंपनी ने खुद रख लिया, और कुछ शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने लिए भी रखना पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट के तीन सब पार्ट्स हैं, इन तीनों को प्लस करके प्रॉफिट मिलता है। अब एक चीज बताता हूं, क्वेश्चन में रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, रॉयल्टी भी है, प्रॉफिट भी है, और प्रॉफिट के पार्ट्स भी। अब इन पार्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट लेना है, बात खत्म। हाँ, प्रॉफिट नहीं है तो इनको आप ढूंढोगे, और ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस लेने की बात खत्म। समझ में आ रहा है बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला हेड, नहीं है तो उसके सब हेड दिए हुए हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस दूसरा हेड, नहीं है तो उसके सब पार्ट्स दिए हुए हैं, और सब पार्ट में प्रॉफिट के भी सब पार्ट दिए हुए हैं, सब बता दिया मैंने आपको। इसके बाद अब कुछ ऐसे लोग हैं इकोनॉमी के अंदर, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनमें से किसी भी हेड के अंदर नहीं आते, जो खुद का काम करते हैं, अपने खुद की शॉप है, शोरूम है, दुकान है, फर्म है, क्लिनिक है, अपना ऑफिस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्हें बोलते हैं बेटा, उनकी इनकम को मिलाकर हम लिखेंगे मिक्स्ड इनकम, जो किसी भी हेड में नहीं आए इनमें से, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, उनकी इनकम को प्लस करके आपको ये मिलता है। इसके कुछ सब पार्ट नहीं होते, इसी नाम से दिया होता है, या तो मिक्स इनकम दिया होगा, या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया होगा, इस नाम से आपको दिया, खाली मिक्स इनकम भी दिया हो सकता है। तो इन तीनों हेड को, कंपनसेशन, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों हेड को, नंबर 1 पे था कंपनसेशन, नंबर 2 पे था ऑपरेटिंग सरप्लस, नंबर 3 पे था मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को प्लस करके आपको क्या मिलेगा बेटा? इन तीनों को प्लस करके आपको मिलेगी बेटा डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी। और ये अगर आ गई, ये अगर आ गई तो निकाल लो जो बोला था, जीएनपीएनपी कन्वर्ट कर लो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपके पास आ चुका है। करना क्या है? ग्रॉस चाहिए, नेट आपके पास आ चुका है, डेप्रिसिएशन प्लस करो। नेशनल है, डोमेस्टिक आ चुका है, एनएफआईए प्लस करो। एमपी चाहिए, एफसी आ चुका है, एनआईटी प्लस करो। आप क्वेश्चन में दिया होगा सब कुछ, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। इनमें ना सबसे खास बात क्या है, बच्चा पहले ही सोच लेता है, या टीचर डरा देता है, या बच्चा खुद सोच लेता है बच्चों की सुन के, अरे ये तो बहुत टफ चैप्टर, कुछ से होगा ही नहीं। भाई इसमें कुछ टफ नहीं, सबसे ज्यादा पूरी मैक्रो में इंटरेस्टेड ही यही चैप्टर, इंटरेस्टिंग ही यही चैप्टर है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको इसी में आएगा। अगर आपने इनकम मेथड समझ लिया तो मैं क्वेश्चन कराऊं, रिवाइज करा देता हूं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तीन है। कंपनसेशन नहीं है तो वेजेस, सैलरीज इन कैश या काइंड दिया होगा क्वेश्चन में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखें, यहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे देता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉइज इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये आपको दिया, ये सब है, इनको प्लस करके मिलेगा कंपनसेशन। कंपनसेशन क्वेश्चन में नहीं है तो दोनों को ले, कंपनसेशन दिया हुआ है और ये सब हेड भी दिए हुए हैं, सिर्फ कंपनसेशन ले, ऐसे ही बाकी के। बस ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा,
फोकस्ड रहना है, बिल्कुल अटेंटिव रहना है कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कई बार क्या होता है, बच्चे प्रॉफिट भी ले लेते हैं और प्रॉफिट के पार्ट्स भी ले लेते हैं। डिविडेंड को भी ले लिया, क्यों ले लिया भैया? प्रॉफिट ले लिया ना, तो दोबारा डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो सेपरेटली? इसलिए इस पर ध्यान रखना। अब मैं आपको इनकम मेथड के कुछ क्वेश्चन करूंगा, आपको ध्यान से करने बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसी नोट्स के नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 3 है जो इनकम मेथड से करना है। देखो बेटा, यहां क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड आउट ऑपरेटिंग सरप्लस। आपको बोल रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने को खाली। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में तो आपने पढ़ा है सिर्फ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी ऐड कर दो, तो ठीक है। रेंट ये रहा हमारे पास, प्रॉफिट ये रहा हमारे पास, वेजेस सैलरीज प्लस मत करना बेटा, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस बोल रहा है सिर्फ रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। रेंट प्रॉफिट ले लिया, उसके अलावा हमारे पास इंटरेस्ट भी नहीं है और रॉयल्टी भी नहीं। अब क्या करें? अब इसका तरीका है, सुनना ध्यान से, चारों चीजें तो दी हुई नहीं है आपको। आपको यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां पे डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, इसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। चलो, एनडीपीएफसी आपको मिल गया, ये दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। एनडीपीएफसी की जगह क्या लिखोगे आप? 800 दिया आपको, 800 लिख दिया आप बेटा जी। कंपनसेशन आता है वेजेस सैलरीज और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को प्लस करके। आपको वेजेस सैलरीज दिया हुआ है 350, ये आपने लिख दिया यहां पर 350। ओएस आपको निकालना है, मिक्स्ड इनकम आपको दी है बेटा 70, आपने लिख दिया यहां पे 70। ओके, 800 माइनस 350 माइनस 70 इज इक्वल्स टू ओएस आपका आ जाएगा। अब 800 में से, अब 800 में से माइनस करेंगे 350 और 70, यानी कि 800 में से आप टोटल 420 माइनस कर रहे हो, आपके पास बच रहा है बेटा 380 इज इक्वल्स टू ओएस। आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया सर 380। अब बच्चे का एक नंबर कट जाता है। एक नंबर कहां कट जाता है दोस्तों? जो क्वेश्चन के ऊपर लिखा है यहां पे कि डेटा करोड़ में, तो आपको आंसर भी करोड़ में लिखना है। 380 करोड़, ये आपका आ गया बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इवैल्यूएट मेथड का क्वेश्चन है। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 पे आते हैं बेटा। 8 क्वेश्चन में आपको फिर से बोल रहा है इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल। सर कहां लिखा हुआ इनकम मेथड से निकालनी है? बेटा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अंदर के कंपोनेंट देखो। कॉम्पनसेशन इनकम का पार्ट है इनकम मेथड का। रेंट, वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट जो पार्ट्स क्वेश्चन में दिए हैं वो सब इनकम मेथड के। तो आप इनकम मेथड से ही करो क्वेश्चन को। अब बोल रहा है फाइंड आउट नेशनल इनकम। बेटा कुछ भी निकालना, मैंने बोला था कुछ भी निकालना हो, इनकम मेथड आपको देगा एनडीपीएफसी, बात ही खत्म हो जाती। फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऐसे आप लिखना क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, प्रेजेंटेशन बोर्ड्स में कैसे देनी है वो सुनो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वैसे ही करूंगा जैसे बोर्ड्स में करते हैं। सबसे पहले आप लिखना ये फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला। उसके बाद एनडीपीएफसी आप निकालना चाहते हो, ठीक बात है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में कहां है? नंबर 1 पे, तो आप यहां पे लिखना नंबर 1, ऐसे नंबरिंग डालनी है आपको, पहले नंबरिंग डालनी। बोर्ड में भी ऐसे ही करना है सॉल्व। उसके बाद कंपनसेशन मेन हेड होता है मेरा, मुझे कंपनसेशन पूरा का पूरा दिया हुआ है। मुझे कोई मतलब नहीं है वेजेस सैलरीज से, मुझे कोई मतलब नहीं है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से, मुझे कंपनसेशन एम्प्लॉय मेन हेड दिया हुआ है। मेन हेड लूंगा, मेरी बात खत्म हो गई। That's it. अब मैं आऊंगा दूसरे वाले कंपोनेंट पे, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। वो मुझे पूरे पूरे नाम से नहीं दिया हुआ, तो मैं उसके सब पार्ट्स ढूंढूंगा। सब पार्ट्स क्या है? रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, रॉयल्टी होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह मुझे रेंट दिख रहा है, नंबर 2 पे नंबर 2 लिखूंगा। मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, नंबर 6 पे प्रॉफिट लिखूंगा। मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है, नंबर 7 पे मैं इंटरेस्ट लिखूंगा। रेंट,
इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया, रॉयल्टी यहाँ पे है नहीं, बहुत कम दिखेगी आपको। आपका ऑपरेटिंग सरप्लस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आता है मिक्स्ड इनकम। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम? क्वेश्चन में मुझे मिक्स्ड इनकम यहां तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो मैंने नहीं लिया। मुझे प्रॉफिट पूरा पूरा दिख रहा है, तो प्रॉफिट के पार्ट्स की बातें नहीं करूंगा, प्रॉफिट का प्रॉफिट मैंने ले लिया। मिक्स्ड इनकम मुझे नहीं दिख रहा, तो उसको मैं जीरो मान लूंगा, है ही नहीं। ओके, उसके बाद अब मैं इसको इनकी वैल्यूज पुट करता हूं। एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू, सर 1 नंबर पे अमाउंट जो था वो लिखेंगे अब 800, 2 नंबर पे था 200, 6 नंबर पे था बेटा 300 और 7 नंबर पे था 100। अब क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 800, 200, 1000, 1300, 1300 और एक 1400। आपका एनडीपीएफसी आ गया बेटा 1400 करोड़। पर क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड आउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती है बेटा एनएनपीएफसी। सबसे पहले आपको ये निकालनी थी, आपने निकाली। अब नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी। अब आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन क्या है कि एनडीपीएफसी आपके पास आ चुका है, आपको सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है और कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे सीधा सीधा एनएफआईए प्लस करना है, यानी कि 1400 में एनएफआईए प्लस कर दो। एनएफआईए है कितना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर एक क्वेश्चन में मेरे को नहीं दिया होता तो मैं क्या करता, तो मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करता फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अभी मेरे को एनएफआई दिया है, मुझे कुछ नहीं करना, -20 दिया है, मैंने -20 बेटा यहाँ पे लिख दिया और मेरा आंसर आ गया 1380 करोड़। क्या मेरा आंसर ठीक है? क्या मेरा नेशनल इनकम, एनपीएफसी नेशनल इनकम होता है, आपको ध्यान रखना है, क्या मेरा 1380 करोड़ आंसर ठीक है? मैं मैच करता हूं, एग्जैक्टली करेक्ट। इस तरह से आप इनकम मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, जितने मैं करा सकता हूं उतने कराऊंगा। आपको परफेक्शन चाहिए ना, आपको मिलेगी, आप ध्यान दो। सीओई ओएस एमआई मिक्स इनकम। अब ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं जहां पे आपको सब पार्ट्स काफी दिए हों। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपेंडिचर मेथड का है, 10 नहीं है, 10 में सब पार्ट्स बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट एनएनपीएमपी और जेएनपीएफसी। मुझे क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कौन से मेथड से। मैंने देखा इसमें वेज सैलरीज दिख रहा है, रेंट दिख रहा है, रॉयल्टी दिख रही है, प्रॉफिट दिख रहा है, ऑलमोस्ट इनकम मेथड के कंपोनेंट्स ही है। इनकम से सॉल्व करूंगा। अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड पे आए नहीं, वैसे भी मैं आपको इनकम मेथड के क्वेश्चन ही करा रहा हूं। कुछ भी निकाल रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे पहले एनडीपीएफ से निकालना है, क्योंकि इनकम मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है बेटा, मैंने बताया था आपको, इनकम मेथड आपको सीधा डोमेस्टिक इनकम देगा बस। तो हर बार आपको डोमेस्टिक इनकम ही निकालनी है, दैट इज एनडीपीएफसी। ओके, एनडीपीएफसी निकालना है, हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मेरे को यहां पे नहीं गिवन, तो मैं उसके सब पार्ट्स ढूंढूंगा, और सब पार्ट्स में मेरे पास दो सब पार्ट होते हैं। एक तो वेजेस सैलरीज इन कैश या काइंड, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉइज। तो वेजेस सैलरी मुझे दिख गया नंबर 1 पे, मैंने लिखा नंबर 1। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो बच्चों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज कौन सा लोगे? सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स लोगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, ये एम्प्लॉइज नहीं लोगे। ठीक है, तो आपका ये दिया हुआ है 9 नंबर पे ना, तो +9 कर दिया। कंपनसेशन मेरा कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे मैं कर रहा हूं बोर्ड्स में भी। पहले ये आपको नंबर्स लिखने हैं रोमन्स में। अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे को पूरा पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ, तो मैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी देखूंगा। रेंट मेरे पास है 2 नंबर पे, इंटरेस्ट मेरे पास है 11 नंबर पे, उसके बाद प्रॉफिट मेरे पास है 6 नंबर पे, और रॉयल्टी मेरे पास है बेटा 5th नंबर पे। ये मैंने लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस खत्म हो गया। अब बचता है बेटा मिक्स्ड इनकम, वो यहां है नहीं, नहीं है तो फिर मैं लूंगा ही नहीं, जीरो, ये हम एज्यूम कर लेंगे। अब सबका अमाउंट डालो। नंबर 1 पे आपके पास था 900,
नंबर 9 पे आपके पास था बेटा 160, नंबर 2 पे आपके पास था 150, नंबर 11 पे आपके पास था दैट इज इंटरेस्ट 500, नंबर 6 पे आपके पास था 250 यानी प्रॉफिट, और नंबर 5 पे आपके पास था रॉयल्टी। कितनी थी रॉयल्टी? 50। करेक्ट है 50, तो 50 मैंने लिख दिया। ये सामने सामने देखना ध्यान से, आपको मैच होना चाहिए बेटा। अब इन सबको प्लस करते हैं बेटा, 900 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 50। चलो आराम से अच्छे से प्लस करते हैं इसको और आंसर निकालते हैं। देखो बेटा, तो सबसे पहले 900 प्लस 160 प्लस 150। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है बेटा, बोर्ड्स में नॉट अलाउड, प्रैक्टिस भी आपको बिना कैलसी की ही करनी है। तो आपका आंसर आता है बेटा 2010। तो आपका एनडीपीएफसी आपके पास आ गया 2010 करोड़। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था? क्वेश्चन में निकालना था एनएनपीएमपी और जीएनपीएफसी। तो सबसे पहले निकालते हैं एनएनपीएमपी। आपके पास एनडीपीएफसी आ चुका है। अब क्या करोगे? नेट से नेट कुछ भी नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल, आपको नेशनल चाहिए, एनएनपीएमपी चाहिए ना, नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक है आपके पास तो आप एनएफआई प्लस करेंगे, पहले फॉर्मूला। एफसी है, एमपी चाहिए तो प्लस एनआईटी करेंगे, फॉर्मूला का वैल्यूज पुट करो। 2010 आपका एनडीपीएफसी। एनएफआईए क्वेश्चन में ढूंढो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, टू अब्रॉड है, टू मतलब माइनस करेंगे, और ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये माइनस करेंगे क्योंकि 2 है और -20 दिया हुआ है तो माइनस माइनस +20 लिख दिया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं कितने? 70 लिख दिया। तो 2010 और 90 आपका होता है बेटा जी 2100 करोड़। क्या हमारा आंसर एनएनपीएमपी का 2100 करोड़ है, हाँ या ना? एग्जैक्टली 2100 करोड़। करोड़ नहीं है बेटा जी, लाख है, मैं बार बार करोड़ लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको लाख दिया हुआ था तो इसको हम लाख ही कर देते हैं। तो आपको यूनिट्स ध्यान रखनी है कि लाख में है या फिर करोड़ में, तो इसको हमने लाख कर दिया। हमारा आंसर एग्जैक्ट आ गया 2100 लाख। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट जीएनपीएफसी। आपको निकालना है जीएनपीएफसी। आपके पास एनडीपीएफसी आ गया था, अब बड़े आराम से जीएनपीएफसी निकाल सकते हो। नेट में आप क्या करोगे कि ग्रॉस आपके पास आ जाए तो आप डेप्रीशिएशन प्लस करते हो बेटा। ग्रॉस से नेट के लिए आप माइनस करते हो, नेट से ग्रॉस के लिए आप प्लस करते हो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने तो आप प्लस एनएफआई करते हो। ठीक है, तो आपको एनडीपीएफसी दिया हुआ था 2010, आप निकाल चुके थे। डेप्रीशिएशन यहां पे नहीं दिया हुआ तो क्या करें? डेप्रीशिएशन के दूसरे नाम सोचें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो क्या दिया है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। यहां पे बच्चों आपको डेप्रीशिएशन के नाम से दिया है, डेप्रीशिएशन के दूसरे नाम से दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये आपका डेप्रीशिएशन है 170। ओके, तो 170 आप यहां प्लस करेंगे, और एनएफआईए टू अब्रॉड है जैसा हमने पहले किया था तो ये माइनस होगा। बट अगर माइनस होगा और दिया भी आपको माइनस में हुआ है तो आपका ये प्लस हो जाएगा। 2010 प्लस 170 तो आपको होगा बेटा 2180 और प्लस 20। 2180 और प्लस 20 आपका होता है बेटा 2200। ये भी आपका किस में आएगा? लाख में। करेक्ट है बेटा। 2010 प्लस 20 2030 और 70 आपका 2100 और 100 2200 एग्जैक्टली। तो जीएनपीएफसी आपका आ गया बेटा 2200 लाख। इस तरह से आप इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें। करेक्ट है बेटा, ये आपका इनकम मेथड के 2 क्वेश्चन हो गए। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, क्या फर्क पड़ता है? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, इनकम मेथड से जितने ज्यादा क्वेश्चन करें उतना मजा आता है। तो मेरे को मजा आ रहा है,
आपका भी काम अच्छा हो रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं कि कैसे करने हैं। ठीक है, यहां आपको बोलता है फाइंड आउट NNPFC यानी कि नेशनल इनकम। भैया कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे क्या मिलेगी? डोमेस्टिक इनकम। NDPFC मुझे मिलेगी, फॉर्मूला मेरे पास होता है COE प्लस OS प्लस MI यानी कि मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में ढूंढना है, मुझे नहीं दिया हुआ तो उसके मुझे सब पार्ट्स ढूंढने, और सब पार्ट्स क्या है? वेजेस एंड सैलरीज मुझे दिख रहा है नंबर 3 पे, तो नंबर 3 मैंने यहां लिखा। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है वेजेस सैलरीज के साथ, तो मुझे दिख रहा है नंबर 9 पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो नंबर 9 मैंने लिख दिया। मेरा COE वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे नहीं दिख रहा है, तो उसके अंदर रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आते हैं और रॉयल्टी आती है। डिविडेंड को लूंगा या नहीं लूंगा? आपको बोलूंगा नहीं लूंगा। प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसके सब पार्ट को क्यों देखो? तो रेंट मेरा 5 नंबर पे है, और इंटरेस्ट मेरा 6 नंबर पे है, और प्रॉफिट मेरे 8 नंबर पे है। मैंने सारे लिख दिए। फिर आते हैं बेटा जी मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम आपको यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इतने सारे क्वेश्चन मिक्स्ड इनकम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप उसको ना लें। तो NDPFC निकालने के लिए सबका अमाउंट पुट करते हैं। नंबर 3 पे मेरे पास था वेज सैलरीज, कितना दिया हुआ था बेटा? 3800 प्लस नंबर 9 पे दिया हुआ था मुझे 200 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद नंबर 5 पे मुझे दिया हुआ था बेटा रेंट 200, नंबर 6 पे मुझे दिया हुआ था इंटरेस्ट 150, और नंबर 8 पे मुझे दिया हुआ था प्रॉफिट 800 का। इन सबको मैं जोड़ देता हूं। 38 प्लस 2 4000, 4200, 4350 और प्लस 800 यानी कि 5150, 5150। एक बार कैलकुलेटर से भी मैच कर लेते हैं ताकि गलत ना हो। ये आपका NDPFC आ गया 5150 करोड़। इसको एक बार कैलकुलेटर से मैच कर लेते हैं, क्या क्या हमने प्लस किया फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा। तो 3800 प्लस 200 प्लस फिर से 200 प्लस 150 और प्लस 800, ये आ गया आपका 5150। आपको निकालना है बेटा NNPFC नेशनल इनकम। तो NDPFC आपके पास आ गए, आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, NFIA प्लस कर देंगे। 5150 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्वेश्चन में गिवन है आपको बेटा -30, -30 आप कर देंगे तो आपका आएगा 5120 करोड़। ये आपका आ गया NNPFC। क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है? 5120 करोड़, एग्जैक्टली आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। NNPFC 5120 करोड़। इनकम मेथड से ये भी आपने कर लिया। इस तरह से इनकम मेथड के क्वेश्चंस आप करते जाओ, सारे क्वेश्चन इस तरह से होंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। मैंने आपको इनकम मेथड के कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए। ठीक है, अब हम एक्सपेंडिचर मेथड को शुरू करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकम मेथड के क्वेश्चन आप करना और एक्सपेंडिचर के भी आज करना, दोनों मेथड आराम से हो जाते हैं एक साथ। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। अब आपका ध्यान सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड पे ही हो, आपका ध्यान सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड पे ही रहना चाहिए बेटा। इनकम मेथड से आपने क्या देखा कि आपने सारी फैक्टर इनकम को प्लस किया, आपने सारी फैक्टर इनकम्स को प्लस किया और डोमेस्टिक इनकम निकाल ली। उसके बाद जो मर्जी निकालना हो आपने कन्वर्ट करके वो भी निकाल लिया। लेकिन अब जो हमारा मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। इसको आप बोल सकते हो इनकम डिस्पोजल मेथड। अब इनकम को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये नाम याद रखना, इनकम डिस्पोजल मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करेंगे? हम सारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स को प्लस करेंगे, सारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स को हम प्लस करेंगे। तो सबसे पहला सेक्टर जो होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर होता है। कौन सा होता है सर? हाउस होल्ड सेक्टर। देखो बच्चों, पहले होता है हाउस होल्ड सेक्टर, फिर होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर। मैं फॉर्म सेक्टर को
यहां लिख सकता था 2 नंबर पे, मैंने नहीं लिखा। इसमें कुछ खास बात है, ये आपको एक्सपेंडिचर मेथड में लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चों की गलती होती है। पहले सिंपल सिंपल बता देता हूँ जो इसमें ऐड करने, फर्म सेक्टर को लास्ट में लेके चलेंगे। ओके, हर चीज का रीजन मेरे पास है, मैं क्यों लास्ट में लिख रहा हूँ। सबसे पहले हाउस होल्ड की बात करते हैं। तो हाउस होल्ड तो कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करते हैं, तो आप किस नाम से दिया होगा, प्राइवेट या हाउस होल्ड के नाम से दिया हो सकता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड्स के नाम से या प्राइवेट के नाम से या पर्सनल के नाम से भी दिया हो सकता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपको लेना है। सर एक बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स, वो भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, प्रिकॉशन में हमने पढ़ा था, ठीक है। वो बहुत रेयर दिया होता है, अभी आप इसको ध्यान से बता रहा हूं, बाकी ये वाली चीज मैं दोबारा बताऊंगा आपको। प्राइवेट हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया होगा, इसमें कोई सब पार्ट्स आपको नहीं बता रहा अभी। दूसरे नंबर पे आप ढूंढेंगे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जैसे बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस नाम से दिया होगा, उसी नाम से लिख रहा हूं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका एक और नाम भी अल्टरनेट होता है, जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इस नाम से भी दिया हो सकता है, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात एक ही है, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही है, अगर गवर्नमेंट गुड सर्विस परचेज कर रही है तो इसके कुछ सब पार्ट्स नहीं है, कुछ सब कंपोनेंट्स नहीं है। बहुत सिंपल मेथड है अब तक तो। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट आप क्या ढूंढेंगे, देखो बच्चों, हाउस होल्ड का फाइनल एक्सपेंडिचर आपने प्लस, ये सारा कुछ प्लस करना है। हाउस होल्ड का फाइनल एक्सपेंडिचर आपने प्लस कर दिया, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर आपने प्लस कर दिया। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बारी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट्स को प्लस करते हैं, इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं, क्योंकि हम डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं बेटा। हमने जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस किए ना, उसकी डिमांड की बात की। अगर फॉरेनर्स हमारी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कर रहे हैं और हम उनको बेच रहे हो, एक्सपोर्ट होता है। डिमांड डोमेस्टिक गुड्स की ही हुई, चाहे कोई भी अर्जी कर रहा हो, प्रोड्यूस तो टेरिटरी के अंदर ही हुई है डोमेस्टिक, तो एक्सपोर्ट तो हम लेके चलते हैं इसलिए। लेकिन इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं, क्योंकि हम फॉरेन गुड्स की डिमांड की बात नहीं कर रहे। इंपोर्ट मतलब बाहर की गुड्स आप खरीदते हो, उसको नहीं लेना, इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं। तो हम एक्सपोर्ट को प्लस करके इंपोर्ट को माइनस करके सेपरेटली ऐसा नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा लिख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसको बोलते हो आप नेट एक्सपोर्ट। ये आपको नेट एक्सपोर्ट के नाम से दिया होगा, नहीं दिया हुआ तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके आप निकाल सकते हो। ये मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपको, आप देख लेना, ठीक है। एक नोट मैं आपको यहां दे रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है, घबराए नहीं, नेट इंपोर्ट्स को आप माइनस कर दें बेटा, क्योंकि आपके यहां इंपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट को वैसे ही माइनस करते हैं, मैंने लिखा इंपोर्ट को माइनस करें। एक्सपोर्ट यहां है ही नहीं, आपका एक्सपोर्ट बहुत कम थे, इस बार इंपोर्ट बहुत ज्यादा थे, आपका नेट इंपोर्ट आया, माइनस बैलेंस आया, तो इसको आप माइनस करेंगे, ध्यान देना माइनस, इसे आप प्लस नहीं करेंगे, नेट इंपोर्ट्स को आप माइनस करेंगे। बहुत रेयर होता है, बट रेयर हो चाहे ज्यादा बताना जरूरी है, तो नेट इंपोर्ट्स को माइनस करना है, स्पेशल नोट है। और बहुत बार आपको हमेशा ये दिया होगा नेट एक्सपोर्ट्स, आप प्लस करेंगे। अब तक सब कुछ प्लस करते आए हैं, बट नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट्स दिया हो तो पक्का आप माइनस करें। ओके, नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आप निकाल सकते हो। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो चौथा कंपोनेंट है, सर मैंने कहा था फर्म सेक्टर लास्ट में कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ खास बात है। तो खास बात क्या है, फर्म्स जो खर्चा करते हैं वो करती हैं कैपिटल गुड्स पे और इन्वेंट्री पे भी, रॉ मटेरियल्स पे स्टॉक मेंटेन करती हैं, जब जैसे बोलते हैं हम चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो गवर्नमेंट का खर्चा और हाउस होल्ड खर्चा और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा है, वो हमने सब लिख दिया। अब जो चौथा खर्चा है वो क्या है, वो फर्म का खर्चा है। फर्म के खर्चे को क्या नाम देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक। देखो डोमेस्टिक तो हमेशा ही लिखा जाएगा, क्योंकि आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, आप नेशनल की बात अभी नहीं कर रहे। एक्सपेंडिचर मेथड आपको नेशनल में कुछ नहीं देगा, आपको डोमेस्टिक ही देगा। क्या देगा बताऊंगा मैं आपको। इनकम मेथड क्या देता था, एनडीपीएफ से डोमेस्टिक इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड क्या देगा, कि जितने भी सेक्टर हैं
उनके फाइनल एक्सपेंडिचर को प्लस करके, जितने भी एक्सपेंडिचर आपने लिखे उन सबको सम करके आपको मिलेगा बेटा जीडीपीएमपी। तो ये आपको जीडीपीएमपी देगा मेथड। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप सोचेंगे सर हम तो इन्वेस्टमेंट पढ़ते थे कि कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हम पढ़ते थे कि फॉर्म तो इन्वेस्टमेंट करती है। तो मैंने अब भी नहीं बोला कि इन्वेस्टमेंट नहीं करती, कैपिटल फॉर्मेशन को मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के नाम से भी हो सकता है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से तो हमेशा होगा। बहुत बार, हर बार आपको इसी नाम से दिया होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर खास बात क्या थी इसमें? बेटा खास बात अब है कि अब तक किसी के भी मैंने सब पार्ट नहीं बताए, अब मैं इसके सब पार्ट्स बताने जा रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को प्लस करके आती है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने अभी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करना है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं बताना है, ये खास बात है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो बल्ले बल्ले होगी, सब कुछ ले लिया, कुछ सब पार्ट नहीं लेना। पर क्वेश्चन ऐसे थोड़ी होंगे, उसमें सब पार्ट दिए होंगे और मेन हेड नहीं दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तब आपको क्या करना है, दो इन्वेस्टमेंट होते हैं, दोनों को ले लो। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा मेन हेड और ये सब पार्ट सेम नहीं है, यहां फिक्स लिखा है मैंने, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है जो मैंने पहले नंबर पे लिखी है सब पार्ट में। अब दूसरी बताओ कौन सी होगी? ऑब्वियस सर, दूसरी होगी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो दूसरी होगी बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से नहीं दिया हुआ तो आप चेंज इन स्टॉक के नाम से ढूंढ लेना, पक्का मिलेगा। सर चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया हुआ तो बेटा एक और ऑप्शन भी हमारे पास, आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देना, आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। इतना बड़ा सर, अभी कहा था बेटा खास बात है, इसलिए दोनों को दोबारा समझाऊंगा। सर एक बारी में समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये इन्वेस्टमेंट है, फर्म का खर्चा। सर इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, बात सिंपल है। एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये लिख दिया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, प्लस दूसरी हो गई बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैंने कुछ नया थोड़ी लिखा, दो इन्वेस्टमेंट लिखी है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, नाम बदल गए। नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब चेंज इन स्टॉक। तो आपको घबराना नहीं है, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया हुआ, तो मेन हेड है वो, जैसा कि ये मैंने बताया। अगर आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो पक्की बात है वहां पे अभी चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे, तब जाके मेन हेड बने। क्वेश्चन मेन हेड भी है और क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी है, तो मेन हेड लेंगे, बात खत्म हो गई। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बेटा इस फोर्थ वाले पॉइंट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी घबराए नहीं आप, बस समझें। ठीक है, तो इन सब को प्लस करके, इन सब को प्लस करके बेटा जी मेरे को मिलेगा जीडीपीएमपी, क्योंकि हाउस होल्ड का खर्चा नंबर 1 पे लिया हमने, गवर्नमेंट का खर्चा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा और फॉर्म्स का खर्चा, इन सारे खर्चों को मिला के मिलेगा आपको जीडीपीएमपी। एक बात ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह यहां पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो आपका आंसर भी फिर नेट में आएगा, ग्रॉस में नहीं आएगा। तो इससे जीडीपीएमपी भी आ सकता है और एनडीपीएमपी भी आ सकता है। एनडीपीएमपी तब आएगा जब यहां पे ग्रॉस की जगह बेटा नेट दिया होगा। आप नेट ही ले लेना, फर्क नहीं पड़ता, फिर आंसर भी नेट में लिखना, बात खत्म। जीडीपीएमपी ना लिख के एनडीपीएमपी लिखना। ये सारी बातें प्रैक्टिस करने से आएंगी, सुनने से नहीं आएंगी। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। तो एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन करने से पहले इस मेथड को एक बार नजर तो मार लो, कितना इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत मजा आता है, ये चैप्टर मेरा फेवरेट है बच्चों। ठीक है, अब चलो एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 बोलता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब एनएनपीएफसी आपको निकालने को बोल रहा है बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि अभी हमने वही खत्म किया। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको 4 हेड मैंने बताए, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके अलावा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं हाउस होल्ड्स की। उससे पहले आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्सपेंडिचर मेथड्स, तो जैसा कि मैंने आपको इनकम मेथड में बताया कि एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम मिलती है आपको इनकम मेथड से, लेफ्ट साइड में आप एनडीपीएफसी लिख देते थे। इस मेथड से क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर मेथड से आपको या तो मिलता है जीडीपीएमपी या मिलता है आपको एनडीपीएमपी, या जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, उसमें आप सबसे पहले चेक करो कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा था यहां पे नेट है या ग्रॉस। कैपिटल फॉर्मेशन वाले हेड में हमेशा आपको चेक करना है कि ग्रॉस है या नहीं, बाकी सब जगह चेक नहीं करना, सिर्फ लास्ट वाले कंपोनेंट में चेक करना है ग्रॉस है। तो मुझे दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में मुझे नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है ना कि ग्रॉस, तो मेरा आंसर एनडीपीएमपी आएगा ना कि जीडीपी। बहुत सिंपल है। तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो यहां पे आपका आंसर बेटा जी एनडीपीएमपी निकलेगा ना कि जीडीपी। अब आप देखो कि कौन कौन से हेड्स होते हैं एक्सपेंडिचर। सबसे पहला हेड होता है हाउस होल्ड का। तो हाउस होल्ड का जो हेड है वो दिया है मुझे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से नंबर 1 पे। दूसरा होता है बेटा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। ढूंढते हैं क्वेश्चन में, तो मुझे दिख रहा है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मुझे 12 नंबर पे दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नंबर 12 लिख दिया मैंने नंबर 12 पे। तीसरा होता है बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर रहे थे और नेट एक्सपोर्ट्स निकल के आ रहा था। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिए हुए हैं या नेट एक्सपोर्ट ही दिया हुआ है। तो मुझे नंबर 10 पॉइंट पे दिया हुआ है सीधा सीधा नेट एक्सपोर्ट्स, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके मैंने लिख दिया। अब जो खास बात वाला पॉइंट था फॉर्म्स का कैपिटल फॉर्मेशन, वो मुझे मेन हेड दिया है, सब पार्ट मुझे चेक करना है। सर सब पार्ट का पता कैसे चलता है? अगर आपको दिया हो ग्रॉस डोमेस्टिक या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो वो सब पार्ट, और यहां तो दिया है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक ना हो तो भी चलेगा बट नेट दिया है, ध्यान रखो नेट कैपिटल फॉर्मेशन, तो मेन हेड है सब पार्ट। अगर सब पार्ट होता तो होता यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स पे फोकस कर रहा हूं। तो यहाँ तो मेन हेड दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही है, ये तो मेन हेड है। तो नंबर 2 पॉइंट पे मुझे ये दिया, मेन हेड है तो सब पार्ट्स की बात मुझे करनी नहीं। अब मैं सारे आइटम्स को प्लस करता हूं। नंबर 1 पे मेरे को दिया है हाउस होल्ड खर्चा 2000, नंबर 12 पे मुझे दिया बेटा गवर्नमेंट का 600, और नंबर 10 पे दिया है नेट एक्सपोर्ट्स 20। तो 600 और नंबर 10 पे दिया है 20 और 2 नंबर पे दिया है नेट कैपिटल फॉर्मेशन 400। इनको प्लस कर देते हैं बेटा, 2000 और 600 2600 और 400 3000, तो 3020 यानी कि करोड़ में आपको दिया है, ये आपका आ गया बेटा एनडीपीएम। क्वेश्चन बोल रहा है आपको फाइंड आउट नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, तो करना क्या है, सिर्फ कन्वर्जन करना है। एनएनपीएमपी आपके पास आ गया, आपको सिर्फ और सिर्फ सॉरी एनडीपीएमपी आपके पास आ गया बेटा, एनएनपीएमपी नहीं, आपके पास एनडीपीएमपी आया बेटा। तो एनडीपीएमपी से क्या करना है आपको, सिर्फ डोमेस्टिक में ऐड करना है एनएफआई तो नेशनल आ जाएगा, और एमपी में से माइनस करना है एनआईटी तो आपके पास एफसी आ जाएगा। तो एनडीपी एमपी की वैल्यू 3020, एनएफआई कितना दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 11 नंबर पे आपको दिया सर -20, तो मैंने लिखा बेटा -20, और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को माइनस करते हैं, पर यहां पे आपको सीधा सीधा एनआईटी दिया है दैट इज 400, तो मैंने 400 और माइनस कर 3020 में से 20 गए तो 3000 और 400 भी गए तो
2600 करोड़। ये आपका आंसर आ गया एनएनपीएफसी का, यानी कि नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। क्या हमारा आंसर ठीक है बेटा? हमारा आंसर 2600 करोड़। ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड से। क्या हम इसी क्वेश्चन को इनकम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं निकालने, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनकम मेथड आपको एनडीपीएमपी जीडीपीएमपी नहीं देता, इनकम मेथड आपको एनडीपीएफसी देता है। तो आप एनडीपीएफसी लिखें और फॉर्मूला डाल दें सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको 4 नंबर पे दिया, आप 4 नंबर लिख दें यहां पे। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको 7 नंबर पे दिया है, सीधा सीधा, कोई सब पार्ट नहीं ढूंढना, मेन हेड दिया हुआ है। और मिक्स्ड इनकम आपके पास यहाँ पे है ही नहीं, तो आप 0 लिख देंगे। तो 4 नंबर पे आपको दिया हुआ था सर कंपनसेशन 1900, और ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दिया है सर 720। तो 1900 और 720 होता है सर 2620। ये आपका 2620 करोड़ एनडीपीएफसी आ गया। पर क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड आउट एनएनपीएफसी। तो आपके पास एनडीपीएफसी आ चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनएफआईए प्लस करना है, आपका एनएनपीएफसी आ जाएगा। यानी 2620 में आप एनएफआईए की वैल्यू -20 आपको यहाँ दी हुई है, तो आपका आंसर आ गया बेटा जी 2600 करोड़। आपका आंसर सेम आया दोनों मेथड से, तो ऑलमोस्ट ये सेम ही आता है 2600 करोड़। बहुत रेयर चांस होते हैं कि अलग अलग आए, आ सकता है अलग, ऐसा नहीं है कि अलग नहीं आ सकता। तो 2600 करोड़ आपका आ गया सेम इससे भी और सेम एक्सपेंडिचर मेथड से। इस तरह से आप एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड में मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है कई पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, 100% इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं हमेशा। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों का यूज है, और डेप्रीशिएशन के नाम यहां पर नहीं दिए, फिर भी डेप्रीशिएशन निकल सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसको ध्यान से करना है, क्वेश्चन जरूर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, आपको अटकाएगा, आपको अटकना नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 यहां बोलता है फाइंड आउट जीडीपी एमपी, फाइंड आउट जीडीपी एमपी और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन है, फ्रॉम निकालने को, मतलब एनएफआईए गिवन नहीं है और निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में इनकम मेथड के कंपोनेंट भी है और एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट भी है, तो कैसे करेंगे? मैं करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं निकालता हूं बेटा इस क्वेश्चन में, मान लीजिए मैं इनकम मेथड से यूज करता हूं, मुझे कंपनसेशन दिख रहा है, आप भी होंगे तो यही करेंगे। कंपनसेशन दिख रहा है आपको, आप इनकम मेथड लगा लेंगे। तो इनकम मेथड में सबसे पहले मुझे निकालना होता है एनडीपीएफसी, जिसे सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई करके हम निकाल सकते हैं। तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज आपको 1500 दिया, आपने ऐड कर दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको रेंट इंटरेस्ट दिया है और प्रॉफिट भी दिया है। रेंट इंटरेस्ट मिला के 700 हो गया, प्रॉफिट मिला के आपका 1200 हो गया, तो आपने लिख दिया 1200, यानी 2700 करोड़। ये आपका एनडीपीएफसी आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आपको बोल रहा है फाइंड आउट जीडीपीएमपी। क्या बोल रहा है? जीडीपीएमपी। तो निकाल लेते हैं सर, जीडीपीएमपी हम कन्वर्ट करके निकाल लेते हैं एनडीपीएफसी से। नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रीशिएशन प्लस करेंगे, और एफसी से एमपी पे जाएंगे तो प्लस एनआईटी भी कर देंगे। अब एनडीपीएफसी आपका 2700, डेप्रीशिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अभी दिख नहीं रहा मुझे यहां पे, और एनआईटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 250। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां डेप्रीशिएशन निकल सकता है, हिडन डेप्रीशिएशन है यहां पे, डेप्रीशिएशन इज हिडन। सर ये कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो आप बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेप्रीशिएशन हिडन हो तो कैसे निकालें? आपको क्वेश्चन में दिया बेटा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और यहां ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बताओ मेन हेड होता है, सब पार्ट होता है? मैं दिखाता हूं आपको।
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो सब पार्ट होता है, इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं तो बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं चेंज इन स्टॉक को और इसको प्लस कर दूं तो मिलेगा मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मिलेगा कि नहीं? 750 750 मेरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको समझ में आया? ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन मैंने कैसे निकाला? मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक को प्लस किया और मेरा बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 750। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहां आपको दिया है बेटा 650। कितना दिया है? 650। देखो डोमेस्टिक डोमेस्टिक कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्मेशन बचा आपका ग्रॉस और नेट, बचा आपका ग्रॉस और नेट, और ग्रॉस और नेट के डिफरेंस को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यस और नो बोलो। 750 650 आपका डेप्रिसिएशन आ गया बेटा 100 करोड़। ये आपका डेप्रिसिएशन निकला ऐसे। तो डेप्रिसिएशन ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करके आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। अब मैं डेप्रिसिएशन यहाँ पे 100 लिख देता हूं। 2800 में 250 और ऐड करता हूं तो 3050 करोड़ मेरा आ गया जीडीपीएमपी। क्या मेरा आंसर ठीक है बेटा? क्या मेरा आंसर ठीक है? जीडीपीएमपी 3050। बहुत ही सिंपल। सिंपल तो नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दो। अभी एक चीज और बोल रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल के दे दो, निकाल के। यहाँ पे आपको जीएनपीएफसी दिख रहा होगा बेटा, जीएनपीएफसी क्वेश्चन। इसको हर चीज का लॉजिक दिया है, कुछ दिया तो क्यों दिया? देखो आप, आपको जीएनपीएफसी गिवन है और आपके पास जीडीपी एमपी आ चुका है और एनडीपीएफसी भी आपके पास आ चुका है। तो एनडीपीएफसी इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करो, नेट से ग्रॉस बन जाएगा। एनएफआईए मुझे निकालना है नहीं मेरे पास, तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। मेरे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है। सर जीएनपीएफसी मेरे पास 2800 है, एनडीपीएफसी मेरे पास 2700 है और डेप्रिसिएशन मेरे पास 100 है। एनएफआईए मेरा आ जाएगा। सर ये भी हो गया 2800, भी हो गया 2800, एनएफआईए मेरा आ गया 0। सर एनएफआईए 0 हो सकता है, कब हो सकता है? पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बराबर हो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के। अभी हम यहाँ लॉजिक नहीं फॉर्मूला लगाते हैं। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनएफआईए आपका आ गया 0, फैक्टर इनकम फ्रॉम आपको निकालना है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको दिया हुआ है कितना? 120। तो आपके पास इसकी वैल्यू आती है सर 120। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ गया बेटा? 120 करोड़। क्या हमारा आंसर ठीक है? सर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 120। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हमने एक्सपेंडिचर इनकम दोनों का यूज करके निकाला, अलग अलग करके नहीं निकाला। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जितने भी क्वेश्चन आपके इस नोट्स में है ये करना इनकम एक्सपेंडिचर के, और नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि एक ही क्लास में 3 मेथड कुछ अच्छी बात नहीं है। पहले 2 क्वेश्चन, 2 मेथड में परफेक्शन लाओ, क्वेश्चन करो 50-60 जितने क्वेश्चन आपकी बुक्स में है सारे क्वेश्चन करो। बुक के पीछे, रेफरेंस बुक के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कर डालो इनकम और एक्सपेंडिचर के, कसम से परफेक्शन आ जाएगी। ये सारे कर लो, उसके बाद कराऊंगा वैल्यू एडेड मेथड। तो आज के लिए इतना ही। बड़ा मजा आया क्लास करके मुझे, तो आपको भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और मजा करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।